नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं जर्नल एग्रीकल्चर का तीसरा लेक्चर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे, उसके आंसर रहेंगे। इसको मैं डिटेल में आपको समझाते चलूंगा, जो कुछ समझाने वाली चीजें होंगी। और इसके साथ साथ ये जो 25 क्वेश्चन बने हैं ये किस वीडियो से बनाए गए हैं, तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर आपको 2 वीडियो की लिंक मिलेगी। उन्हीं दोनों वीडियो से मैंने यहाँ जो 25 क्वेश्चन है वो बनाया है। तो अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी है, जो नीमराज सुंडा जी की पहला और दूसरा जो लेक्चर मैंने पढ़ाया है, उसी लेक्चर से यहाँ पर क्वेश्चन मैंने पूछे हैं 25 क्वेश्चन। तो अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी हो तो पहले उसको देख लीजिए, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अच्छे से डिटेल में समझ जाए। उसके बाद अगर वो लर्न हो गया हो तो इस वीडियो को फिर आप आसानी से देखें और देखने के बाद बताएं कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आपके 25 में से 20 से ज्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो इसका मतलब आप सही परफॉर्म कर रहे हैं। अगर 20 से कम नंबर हैं आपके तो आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा और इंटेंस करें, पढ़ाई और थोड़ी मेहनत से करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द इंडियन सेंट्रल जूट कमेटी। जो इंडियन सेंट्रल जूट कमेटी बनाई गई थी, इसका पर्पस क्या था? तो ऑप्शन ए, टू प्रमोट जूट प्रोडक्शन, टू प्रमोट वीट कल्टीवेशन, टू स्टडी सॉइल हेल्थ, या टू कंजर्व फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो जिसमें जूट की बात हो रही है और जूट केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है, इन व्हिच ईयर वाज द मंथली मैगजीन इंडियन फार्मिंग स्टार्टेड बाय आईसीआर। यानी कि जो इंडियन फार्मिंग जो मैगजीन है वो आईसीआर के द्वारा पब्लिश करी जाती है। एक तो फैक्ट यहाँ क्वेश्चन में ही मिल गया, क्या कि इंडियन फार्मिंग जो मैगजीन है वो आईसीआर द्वारा पब्लिश करी जाती है और ये एक मंथली मैगजीन है। क्वेश्चन ये भी आता है कि ये मैगजीन कैसी है, मंथली है कि क्वार्टरली है कि हाफरली है कि एनुअली है कि बायनियली है, किस तरीके से यह पूछा जाता है। तो ये मंथली मैगजीन है जो आईसीआर के द्वारा पब्लिश करी जाती है, इसका नाम है इंडियन फार्मिंग। क्वेश्चन आपका है कि ये कब स्टार्ट किया गया था, यानी कि इसका पब्लिकेशन किस ईयर से स्टार्ट हुआ था। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, 1999, 1931, 1940 एंड 1942। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है 1940, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो इन व्हिच ईयर वाज द डिपार्टमेंट ऑफ फूड क्रिएटेड इन इंडिया। मतलब कि किस ईयर में डिपार्टमेंट ऑफ फूड क्रिएटेड किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ फूड जो है इसको कब क्रिएट किया गया था, तो इसके ऑप्शन इस तरीके से हैं। ऑप्शन नंबर ए 1999, ऑप्शन नंबर बी 1928, ऑप्शन नंबर सी 1936, ऑप्शन नंबर डी 1942, या ऑप्शन जो आपके ऑप्शन तो दिख ही गया होगा, फिर क्या बताएं। 1942 जो है ये ऐसा ईयर था जब डिपार्टमेंट ऑफ फूड क्रिएट किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ फूड बनाया गया था। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, इन व्हिच ईयर वाज द ग्रो मोर फूड कैंपेन इनिशिएटेड। यानी कि ज्यादा फसल ग्रो करो, ये वाला कैंपेन कब स्टार्ट करा गया था। ग्रो मोर फूड कैंपेन कब स्टार्ट किया गया था, ईयर पूछ रहा है। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, 1942, ऑप्शन नंबर बी 1943, ऑप्शन नंबर सी 1944, ऑप्शन नंबर डी 1947। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आंसर नंबर ए 1942। 1942 ऐसा ईयर था जिस ईयर में ग्रो मोर फूड कैंपेन स्टार्ट करा गया था कि ज्यादा से ज्यादा और फसल आप उगाइए। नहीं तो उस समय क्या करते थे, जो किसान लोग थे वो केवल अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फसल बोते थे, बाकी वो बेचने के लिए नहीं बोते थे। तो जिनके पास जमीन नहीं है वो तो खरीद कर ही खाएंगे, और जब कोई बेचेगा नहीं तो खाएंगे वैसे। इस वजह से ये कैंपेन स्टार्ट करा गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कीजिए और जो अपना सरप्लस प्रोडक्शन है उसको बेचिए, जिससे और दूसरे लोग भी खा पाएं। व्हाट काजेज द ग्रेट बंगाल फेमाइन इन 1943। 1943 में बंगाल में एक अकाल पड़ा था, उस अकाल का क्या वजह था, उसका रीजन क्या था। ऑप्शन ए हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी, एक तरीके का एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक फंगस है जिसकी वजह से एक बीमारी होती है।
इसके बाद अगर ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, एक्सेसिव रेनफॉल, ज्यादा पानी बरस जाने की वजह से ये आया था, अकाल पड़ा था। या ऑप्शन नंबर सी, पेस्ट के इन्फेक्शन से कोई इसमें कीड़े मकोड़े फैल गए थे इस वजह से, या सूखा पड़ गया था। तो आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं। तो इसमें से जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी, जो कि धान में लगने वाली एक बीमारी है। धान में लगने वाली बीमारी का एक कॉजल ऑर्गेनिज्म है। इसी ऑर्गेनिज्म की वजह से ये बीमारी धान में लगी थी, जिससे कि धान का जो प्रोडक्शन है वो एकाएक बहुत कम हो गया था और फेमाइन आ गया था बंगाल में। कब आया था? 1943 में। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, इन व्हिच ईयर वाज द इंडियन सेंट्रल शुगर केन कमेटी एस्टेब्लिश, मतलब किस ईयर में इंडियन सेंट्रल शुगर केन कमेटी बनाई गई थी। आपका ऑप्शन इस तरीके से है, बताना है आपको कि किस साल इंडियन सेंट्रल शुगर केन कमेटी बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1943, ऑप्शन नंबर बी 1944, ऑप्शन नंबर सी 1945, ऑप्शन नंबर डी 1946। तो आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1944। 1944 में इंडियन सेंट्रल शुगर केन कमेटी बनाई गई थी। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच कमेटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1945 टू ओवरसीज कोकोनट कल्टीवेशन इन इंडिया, यानी कि कोकोनट कल्टीवेशन को देखने के लिए, इसको सुपरवाइज करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी 1945 में। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं। ऑप्शन ए, इंडियन सेंट्रल शुगर केन कमेटी, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो शुगर केन के लिए है। इंडियन सेंट्रल कोकोनट कमेटी, ये हो सकता है, आगे और देख लेते हैं क्या है। इंडियन सेंट्रल टोबैको कमेटी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, इंडियन सेंट्रल ऑयल सीड कमेटी, ये भी नहीं होगा क्योंकि ऑयल सीड की बात नहीं हो रही है। तो कुल मिला के जो आपका ऑप्शन नंबर बी बचता है, इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी, यही आपका राइट आंसर है, जिसको बनाया गया था कि पूरी इंडिया में जो कॉटन की कोकोनट की जो कल्टीवेशन हो रही है उसके प्रति उसको सुपरवाइज किया जाए, उसको किस तरीके से इम्प्रूव करा जाए, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1945 में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन विलेज सर्विस एस्टेब्लिश, इंडियन विलेज सर्विस IVS कब एस्टेब्लिश किया गया था, आपको ईयर बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1944, ऑप्शन नंबर बी 1945, ऑप्शन नंबर सी 1946, ऑप्शन नंबर डी 1947। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है आंसर नंबर बी 1945। 1945 एक ऐसा ईयर था जब इंडियन विलेज सर्विस एस्टेब्लिश करा गया था। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, इन व्हिच ईयर वाज द डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटीन स्टोरेज एस्टेब्लिश। फिर से समझ लेना कि किस साल डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज एस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि DPPQS, ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था, आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं। ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1948। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1946। 1946 में इसको बनाया गया था। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो वो है, व्हिच इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1946 इन कटक फॉर राइस कल्टीवेशन, यानी कि राइस कल्टीवेशन के लिए कटक में एक इंस्टीट्यूट बनाया गया था 1946 में, वो कौन सा इंस्टीट्यूट था? ठीक, आपके ऑप्शन इस तरीके से, इंडियन सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ICRRI, ऑप्शन नंबर बी इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRCRRI, ऑप्शन डी नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट NRRI, ऑप्शन नंबर डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। तो आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, काफी टफ सा ऑप्शन है, बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है CRRI, अगर आपने ये पढ़ा होगा CRRI तो इस तरीके से याद करना काफी आसान रहा होगा। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कटक उड़ीसा में है वो 1946 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु इनिशिएटेड फिरका डेवलपमेंट इन मद्रास स्टेट इन 1946-47, 1946-47 के बीच में फिरका डेवलपमेंट मद्रास में स्टार्ट करा गया था, वो किसने किया था? हु इनिशिएटेड किया था, मतलब किन्होंने इसको स्टार्ट किया था। आपके ऑप्शन इस तरीके से, ऑप्शन ए अल्बर्ट मायर,
ऑप्शन नंबर बी टी प्रकाशन एंड डी थरगड़, ऑप्शन नंबर सी एस के डे, ऑप्शन नंबर डी ए टी मोसेर या बी एन गुप्ता। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है आंसर नंबर बी टी प्रकाशन एंड डी थरगड़। इन्होंने ही इनिशिएट किया था फिरका डेवलपमेंट मद्रास में। ठीक, कब किया था? 1946 से 47 के बीच में किया था। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हेन वाज द इंडियन सेंट्रल ऑयल सीड कमेटी एस्टेब्लिश? कब इंडियन सेंट्रल ऑयल सीड कमेटी एस्टेब्लिश की गई थी? जो इंडियन ऑयल सीड कमेटी थी वो कब एस्टेब्लिश की गई थी? आपको ईयर बताना है। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, 1946, ऑप्शन नंबर बी 1947, ऑप्शन नंबर सी 1948, ऑप्शन नंबर डी 1949, या तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है 1947। 1947 में इंडियन सेंट्रल ऑयल सीड कमेटी एस्टेब्लिश करी गई थी। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो इन व्हिच ईयर वाज द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था इंडिया में। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया में कब लॉन्च किया गया था? आपको बताना है कि किस ईयर में लॉन्च हुआ था। ऑप्शन इस तरीके से हैं, ऑप्शन नंबर ए 1951, ऑप्शन नंबर बी 1952, ऑप्शन नंबर सी 1953, या ऑप्शन नंबर डी 1954। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1952। 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सटेंशन का क्वेश्चन है, जरूर याद कर लेना। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो इन व्हिच ईयर व्हेन वाज द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस NES इनिशिएटेड इन इंडिया? नेशनल एक्सटेंशन सर्विस इंडिया में कब इनिशिएट किया गया था? इसमें भी आपको ईयर ही बताना है। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, 1952, ऑप्शन नंबर बी 1953, ऑप्शन नंबर सी 1954, ऑप्शन नंबर डी 1955। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आंसर नंबर बी 1953। 1953 एक ऐसा ईयर था जिस ईयर में नेशनल एक्सटेंशन सर्विस स्टार्ट हुआ था। अगर कोई पूछे कि नेशनल एक्सटेंशन सर्विस कब स्टार्ट हुआ था तो आपको बताना है 1953 में। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, इन व्हिच ईयर वाज द प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च ऑन कॉटन ऑयल सीड मिलेट्स एस्टेब्लिश, जिसको हम बोलते हैं प्रिकॉम। क्या बोलते हैं? प्रिकॉम। क्या? प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च ऑन कॉटन ऑयल सीड एंड सीड्स और मिलेट्स। बात समझना ध्यान से, ये जो प्रोजेक्ट था इसका मेन मकसद ये था कि किस तरीके से इंटेंसिफाई किया जाए, किस तरीके से कल्टीवेशन को अच्छा किया जाए, कल्टीवेशन को बढ़ाया जाए हर रीजन के हिसाब से, अलग अलग रीजन के हिसाब से। जैसे अगर हम बात करें कि जो यूपी बिहार की क्लाइमेट है और जो साउथ इंडिया की क्लाइमेट है, जो राजस्थान की क्लाइमेट है या लद्दाख और जम्मू कश्मीर की क्लाइमेट है, सबकी क्लाइमेट अलग अलग है। तो अगर कोई एक क्रॉप पर हम एक रिसर्च करते हैं कि पूरी इंडिया में वो चल पाए तो क्या यह संभव है? चल सकता है? वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि वही सरसों इंडिया में ग्रो अगर यूपी में ग्रो हो रही है तो दूसरा क्लाइमेट उसको मिलेगा, वहीं राजस्थान में ग्रो होगी तो दूसरा क्लाइमेट मिलेगा। इसीलिए ये इस्टेब्लिश किया गया था, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था जिससे रीजन के हिसाब से क्रॉप को डेवलप करा जाए, क्रॉप के अंदर रिसर्च की जाए और हर रीजन के हिसाब से क्रॉप को ग्रो करने का तरीका बताया जाए। तो इसको कब स्टार्ट किया गया था? आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, 1955, ऑप्शन नंबर बी 1956, ऑप्शन नंबर सी 1957, ऑप्शन नंबर डी 1958। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1956। 1956 में प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च ऑन कॉटन ऑयल सीड मिलेट्स स्टार्ट करा गया था। ठीक, इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो व्हिच प्रोजेक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1957 फॉर द कोऑर्डिनेटेड इंप्रूवमेंट ऑफ मेज इन इंडिया स्टार्ट हुआ था? मतलब
कि कौन सा प्रोजेक्ट था जो इंडिया में 1957 में कोऑर्डिनेटेड इम्प्रूवमेंट और भी मेज के लिए स्टार्ट हो गया था। यानी कि मेज कोऑर्डिनेटेड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया, मतलब स्टार्ट किया गया था, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था। ठीक, मेज के इम्प्रूवमेंट के लिए जो एक कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 1957 में, वो प्रोजेक्ट का नाम क्या था। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड राइस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, राइस की बात हो रही है तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड व्हीट इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ये हो सकता है सही। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड पल्स इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, तो ये भी नहीं हो सकता, पल्सेस की भी बात नहीं हो रही है। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, वो आपका राइट आंसर है। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, इन व्हिच ईयर वाज द स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी अकॉर्डेड टू IARI अंडर यूजीसी एक्ट 1957। देखो, यूजीसी का एक एक्ट है 1957 का, जिसके हिसाब से हर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट को, या कोई इंस्टीट्यूट है तो उसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी वो रहेगी या एक इंस्टीट्यूट रहेगा, जब तक वो रिसर्च इंस्टीट्यूट डिग्री नहीं देना स्टार्ट करता और उस डिग्री को यूजीसी के अंडर में नहीं आता है, वो डिग्री यूजीसी से एफिलिएटेड नहीं होता है, तो उसको हम केवल रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं। लेकिन बाद में अगर यूजीसी ने उसको अप्रूव कर दिया है तो वो डीम्ड यूनिवर्सिटी होगी। मतलब बेसिकली वो इंस्टीट्यूशन काम तो कर रहा है इंस्टीट्यूट की तरह, लेकिन अगर वहां से कोई पढ़ के कोई डिग्री या डिप्लोमा करता है तो उसको भी यूजीसी, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, वो भी ये उसको मान्यता भी देगा। यानी कि इसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, मतलब कि इस रिसर्च इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी भी माना जाए। ठीक, तो ये कब किया गया था ये बताना है आपको, किस साल में आईसीआर को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का जो टैग है वो मिला था। डिटेल में अगर जानना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो 2 वीडियो की लिंक दी है वहां से देख लीजिए, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ऑप्शन आपके हैं 1957, ऑप्शन नंबर बी 1958, ऑप्शन नंबर सी 1959, ऑप्शन नंबर डी 1960। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1958। 1958 में क्या बनाया गया था, डीम्ड यूनिवर्सिटी का टैग मिल गया था किसको, IARI को। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है, व्हिच कमेटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1958 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पाइसेस एंड कैजू नट। स्पाइसेस और कैजू नट को डेवलप करने के लिए 1958 में एक कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी का नाम क्या था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए स्पाइस एंड कैजू कमेटी, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ बात केवल कैजू की हो रही है। उसके बाद ऑप्शन डी इंडियन सेंट्रल ऑयल सीड कमेटी, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर इंडियन सेंट्रल शुगर केन कमेटी, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि शुगर केन की तो बात ही नहीं हो रही। इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी, कोकोनट कमेटी, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कोकोनट की बात नहीं हो रही। तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर आपका जो ए है, जिसमें स्पाइसेस और कैजू नट दोनों ही हैं, इसी को आप ऑप्शन नंबर ए राइट मार्क कर सकते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, इन व्हिच ईयर वाज NAFET, नाफेड जिसको हम बोलते हैं, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, नाफेड ये एस्टेब्लिश हुआ था। नाफेड की स्थापना कब हुई थी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद कर लेना। ऑप्शन इस तरीके से हैं 1956, 1957, 1958, 1959। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो यह बताता है कि नाफेड की स्थापना इसी साल हुई थी। तो वो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1958। 1958 एक ऐसा ईयर था जब नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन एस्टेब्लिश करा गया था। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हेन वाज द पंचायती राज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम इनॉग्रेटेड इन इंडिया। पंचायती राज सिस्टम जो है वो इंडिया में कब आया था, सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था, 2 अक्टूबर 1955 को, ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 1956 को, 2 अक्टूबर 1957 को, या 2 अक्टूबर
1959 को, 1959 को। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा? तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, 2 अक्टूबर 1959, यानी कि 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 को जो है वो पंचायती राज सिस्टम, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ था। समझ गए बात? अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो which was the first agriculture university established in India on the pattern of land grant system of the USA? बात समझना, यूएसए का एक लैंड ग्रांट कमीशन था, एक सिस्टम था, उसी के हिसाब से इंडिया में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। तो वो पहली यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की कौन सी थी जो लैंड ग्रांट कमीशन सिस्टम के हिसाब से बनाई गई थी? तो आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं। ऑप्शन नंबर ए, जीबी पंत यानी गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, या आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो आपका जो ऑप्शन है वो है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि कहां पर है? पंतनगर में है, उत्तराखंड में। ये भारत की सबसे पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो 1960 में स्टेब्लिश करी गई थी, 1960 में बनाई गई थी। इन व्हिच ईयर वाज द इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, IADP, काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लेना कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था इंडिया में? ऑप्शन है 1959-60, 1960-61, 1961-62 या 1962-63। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है आंसर नंबर बी, 1960-61, 1960-61 में IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम स्टार्ट करा गया था। इसके बाद अगर हम अगले ऑप्शन क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है व्हिच कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1963 फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई क्वालिटी सीड इन फार्मर। 1963 में हाई क्वालिटी सीड को प्रोड्यूस करने के लिए और उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक कॉर्पोरेशन बनाया गया था। उस कॉर्पोरेशन का क्या नाम है पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर बी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी, नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड, या ऑप्शन नंबर डी, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो सीड कॉर्पोरेशन ही होगा, क्योंकि डेयरी की बात हो नहीं रही, हार्टिकल्चर की बात हो नहीं रही और फिशरीज की भी बात नहीं हो रही। तो एलिमिनेशन टेक्निक लगाएंगे तो आप आसानी से इसको जान जाएंगे। आंसर मैंने क्वेश्चन जो दिए हैं काफी आसान से क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैं जो क्वेश्चन है इनका लेवल धीरे धीरे टफ करता रहूंगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि 25 में से एटलीस्ट आपके 20 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन व्हिच ईयर वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च इन इंडिया। ग्रीन रेवोल्यूशन जो हरित क्रांति है इसकी शुरुआत कब हुई थी इंडिया में? ठीक, आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं 1964, ऑप्शन नंबर बी 1965, ऑप्शन नंबर सी 1966, या ऑप्शन नंबर डी 1967। तो इनमें से किस ईयर में ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में स्टार्ट हुआ था? तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है 1966, कहीं पर 1965 भी मिलता है। तो 1965 और 66 अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो आपको 1966 लगाना है, और अगर नहीं रहेगा ये तो 1965 भी लगा सकते हैं। दोनों में से कोई एक ऑप्शन अगर मिल रहा है तो आपको 1966 लगाना है, और अगर कोई एक ऑप्शन दोनों में से मिल रहा है तो दोनों में से जो ऑप्शन आपको मिलेगा वही लगा देना है। 1965 और 66 के बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, इन व्हिच ईयर वाज द डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एस्टेब्लिश। डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन कब एस्टेब्लिश किया था, किस साल बनाया गया था, इसको आपको बताना है। ऑप्शन है 1964, ऑप्शन नंबर बी 1965, ऑप्शन नंबर सी 1966, ऑप्शन नंबर डी 1967। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है आंसर नंबर सी 1966। 1966 ऐसा समय था, ऐसा साल था जिस वर्ष डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एस्टेब्लिश किया गया था।
तो आपके जो 25 क्वेश्चन है वो खत्म हुए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको इस तरीके की वीडियो और भी मिलती रहे। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, मुझे मोटिवेट करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।